दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक सिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, उस टॉपिक का नाम है प्रोसेस कॉस्टिंग। और आज हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग का सेकंड मेथड सीखने वाले हैं, जिसका नाम है वेटेज एवरेज मेथड। इसके पहले मैंने एक क्वेश्चन अपलोड किया था जो एकदम बेसिक सम था। आज हम लोग यहाँ पे नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस वाला टाइप वाला क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो आ जाओ पेज नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 36 पे। तो हर बुक में पेज नंबर अलग अलग वेरी करेगा। क्वेश्चन को मैं स्क्रीन पे शेयर कर लूंगा, आपको पता चल जाएगा कि आपके बुक में उस क्वेश्चन का पेज नंबर क्या है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो लिखा कि रॉय एंड जॉनसन प्राइवेट लिमिटेड, द पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू प्रोसेस ए। तो हमें पर्टिकुलर प्रोसेस ए का डेटा लिख के दिए फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2013। तो वर्क इन प्रोग्रेस लिख के दिए ओपनिंग बैलेंस 1 दिसंबर 2013। तो ओपनिंग बैलेंस लिख के दिया हमें WIP का कितना यूनिट है, 500 यूनिट है। और 500 यूनिट के पीछे मटेरियल लग गया इतना, लेबर लग गया 3200 का, ओवरहेड लग गया 6400 का। टोटल मिला के कॉस्ट कितना हुआ, 14400। ठीक है, फिर उसके नीचे लिख के दिया कि यूनिट इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द मंथ 19500। ओके, तो इस महीने में उन लोगों ने नया यूनिट कितना इंट्रोड्यूस किया, 19500। ओके, फिर आगे लिखा था प्रोसेसिंग कॉस्ट इनकर ड्यूरिंग द मंथ। और इस महीने में जो कॉस्ट लगा 19500 को इंट्रोड्यूस करने के पीछे, तो मटेरियल इतना लग गया, लेबर इतना लग गया, ओवरहेड इतना लग गया, टोटल इतना हो गया। ठीक है, फिर हमें आउटपुट के बारे में लिख के दिया है कि यूनिट ट्रांसफर टू प्रोसेस बी। ओके, तो हम लोग जो हिसाब किताब कर रहे हैं वो प्रोसेस ए का है। तो ए में से बी में जो आउटपुट ट्रांसफर किया जा रहा है, आप लोग उसको बोल सकते हैं ये आपका यूनिट कंप्लीटेड है। तो कितना यूनिट कंप्लीट होकर प्रोसेस बी में जा रहा है, 18200। ओके, फिर आगे लिखा यूनिट स्क्रैप्ड कंप्लीटली प्रोसेस्ड। तो यूनिट स्क्रैप्ड का मतलब होता है टोटल लॉस। मतलब ड्यूरिंग दी मंथ हम लोग जब प्रोडक्शन कर रहे थे, तो प्रोडक्शन करते समय हमें लॉस टोटल कितना हुआ मालूम है, 1400 का क्या हो गया, लॉस हो गया। ओके, फिर उसके बाद में लिख के दिया है हमें वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग बैलेंस। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP लिख के दिए 400 यूनिट्स। डिग्री ऑफ कंप्लीशन लिख के दिए कि मटेरियल 100% यूज हुआ है, लेबर एंड ओवरहेड 50-50% यूज हुआ है। ओके, फिर उसके नीचे आ जाओ, तो नीचे लिख के दिए कि नॉर्मल लॉस इन प्रोसेसिंग इज अ 5% ऑफ टोटल इनपुट। ओके, तो मेरा जो टोटल इनपुट होगा उसका 5% मेरा नॉर्मल लॉस होगा। ठीक है, वो भी निकालेंगे। आगे लिखा नॉर्मल स्क्रैप यूनिट फैच ₹1 ईच। तो नॉर्मल स्क्रैप का मतलब होता है कि जो मेरा लॉस हुआ, जो या मेरे को नॉर्मल लॉस जो भी होगा, तो जो नुकसान होगा उससे जो कचरा मुझे मिलेगा, मैं इसको मार्केट में बेचूंगा तो भंगार वाला मुझे कितना देगा, 1 रुपया देगा। तो आपको स्क्रैप रेट लिख के दिए कि 1 यूनिट को बेचेंगे तो आपको कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, और बोले प्रिपेयर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर अ प्रोसेस ए फॉर दिसंबर 2013। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट बोला है, कॉस्ट निकालने बोला है, वैल्यूएशन बोला है, और प्रोसेस अकाउंट बनाना है। नॉर्मली हम लोग जैसा करते हैं वैसे सम सॉल्व। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला मैंने तो स्टेटमेंट बना दिया है, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, इनपुट आउटपुट, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, दोनों के दो दो बच्चे, तीनों के तीन तीन दो दो बच्चे, मटेरियल इक्विवेलेंट यूनिट, सॉरी परसेंटेज इक्विवेलेंट यूनिट, परसेंटेज इक्विवेलेंट यूनिट, परसेंटेज इक्विवेलेंट यूनिट। तो जब भी हम लोग फीफो मेथड का या फिर वेटेज एवरेज मेथड का सम सॉल्व करेंगे, तो आपको पहले स्टेटमेंट में ये चार नाम पहले लिख ही लेना है। फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा नाम होगा फिर उसके नीचे हम लोग टू बी कंटिन्यू करेंगे। तो पहला नाम मैंने क्या लिखा है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WI। ठीक है, तो पहले हम लोग जो डेटा फीड करेंगे ना, इनपुट और आउटपुट वाला करेंगे। तो वापस इस लेक्चर में बता देता हूँ कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ WI वाला डेटा वो आपको इनपुट में ही लिखना है, एंड फ्रेश यूनिट इंट्रोड्यूस वाला भी आपको इनपुट में लिखना है। बाकी उसके नीचे जितने भी नाम रहेंगे वो सबको आपको आउटपुट में लिखना है। तो लेट्स स्टार्ट। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP क्वेश्चन में देखो आपको 500 यूनिट्स लिख के दिए। 1 दिसंबर 2013 के नीचे देखो ना, आपको नजर आता रहेगा 500 यूनिट्स। ये मेरा इनपुट हो गया 500।
ठीक है, अगर ये फीफो मेथड होता तो यही 500 सेम आपको आउटपुट में लिखना होता, लेकिन हम लोग वेटेज एवरेज मेथड का सम सॉल्व करें तो इसमें सबको एक साथ लेके चलेंगे, तो यहाँ पे कुछ दिमाग एक्स्ट्रा लगा के कुछ कर जरूरत नहीं है सर, तो यहाँ पे ये डैश कर। फिर उसके नीचे मैंने क्या लिखा, देखो फ्रेश यूनिट इंट्रोड्यूस, मतलब हमने कितना नया यूनिट इंट्रोड्यूस किया इस प्रोसेस में, तो उसका डेटा उसी के नीचे लिख के दे, देखो यूनिट इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द मंथ 19,500। तो बस, तो वो चीज़ भी मैं यहाँ पे इनपुट में लिख दूंगा 19,500। ठीक है, तो आउटपुट इसमें भी नहीं आता है, क्योंकि पहला जो दो डेटा रहता है वो हमेशा इनपुट में जाता है। फिर उसके नीचे देखो मैंने क्या लिखा है, उसके नीचे मैंने लिखा है यूनिट्स कंप्लीटेड। अब इसके बाद वाला जो डेटा वो आपको आउटपुट में लिखने का, तो कितना यूनिट कंप्लीट हुआ, तो उसका डेटा हमें देखो आउटपुट करके एक रहेगा हेडिंग, उसके सामने देखो लिखा ना यूनिट ट्रांसफर टू प्रोसेस बी, मतलब प्रोसेस ए से जो आउटपुट निकला है वही प्रोसेस बी में जाएगा, तो मतलब यूनिट कंप्लीट होके वो जाएगा, इसलिए वो कितना लिख के दिया मुझे 18,200, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 18,200। ठीक है, देन उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, तो उसका डेटा अगर आप लोग देखेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP आपको यूनिट स्क्रैप, और उसके नीचे देखो वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग बैलेंस करके नजर आता रहेगा, डिग्री ऑफ कंप्लीशन आपको नजर आ रहा है, उसके ऊपर देखो वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग बैलेंस कितना लिख के थे 400 यूनिट, तो यहाँ पे 400 यूनिट आता है। ठीक है, तो इसको भी आपको आउटपुट में लिख दिया। अब उसके बाद नीचे तीन नाम आता है, एक होता है नॉर्मल लॉस, दूसरा होता है एबनॉर्मल लॉस, तीसरा होता है एबनॉर्मल गेन। अब ये वाले क्वेश्चन में तो नॉर्मल लॉस के बारे में टोटल लॉस तो लिखा है, वो बाद में देखेंगे टोटल लॉस में कौन कौन सा लॉस है। उसके नीचे देखो आपको स्पेसिफिकली नॉर्मल लॉस के बारे में लिख के दे, देखो टेबल जहाँ पे खत्म होता है उसके नीचे नॉर्मल लॉस इन प्रोसेस इज अ 5% ऑफ टोटल इनपुट, तो मेरे टोटल इनपुट का 5% मेरा नॉर्मल लॉस है, 5%। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो नॉर्मल लॉस, तो मेरा टोटल इनपुट, तो टोटल इनपुट का मतलब होता है ओपनिंग प्लस फ्रेश यूनिट, ये दोनों को आपको प्लस करना है। तो टोटल इनपुट बोला ना, तो अगर ये इनपुट है, देखो ये इनपुट का कॉलम, इसका टोटल करेंगे तो कितना आता है 20,000, तो 20,000 का आपको 5% निकालना, तो कितना आएगा 1,000। ठीक है, लिख दिया। अब उसके बाद एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन, इसके अंदर आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे अकाउंट को क्लोज करें, मतलब इनपुट और आउटपुट को क्लोज करेंगे, उसमें जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को हम लोग नाम देंगे या तो एबनॉर्मल लॉस या तो एबनॉर्मल गेन का, तो आपको एक जगह छोड़ के अकाउंट को क्लोज करना है थोड़ा सा, ताकि वो जो एबनॉर्मल गेन और लॉस आएगा उसको हम लोग ऊपर लिख सकें। तो मैं यहाँ पे टोटल यहाँ पे करता हूँ, और आपको ये भी बात याद रखना है कि आपका जो इनपुट है वो हमेशा आपका इनपुट के इक्वल होना चाहिए आउटपुट, मतलब ये इसके इक्वल हो, सॉरी ये इसके इक्वल होना चाहिए, दोनों के इक्वल होना चाहिए। तो 500 प्लस 19,500 दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आएगा 20,000, तो यहाँ पे भी आपको 20,000 होना चाहिए। अब इसको ऐड कर, तो 18,000 प्लस 1,000 तो हो जाएगा 19,000, तो 19,600 हो रहा है, तो कितने का फर्क आ रहा है, तो 400 यूनिट का फर्क है, तो जो 400 का डिफरेंस आ रहा है ना, मतलब यहाँ पे कम आ रहा है, तो जब आपका आउटपुट कम आएगा तो समझ जाना कि वो एबनॉर्मल लॉस है, अगर आपका आउटपुट ज़्यादा आएगा तो समझ जाना एबनॉर्मल गेन है, क्योंकि आपका 20,000 यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आपको 20,000 किसी भी तरह आपका 20,000 होना चाहिए, तो 400 का डिफरेंस है, तो जो 400 का डिफरेंस आया मैं इसको नाम दे दूंगा एबनॉर्मल लॉस, बस। तो इस तरह मेरा इनपुट और आउटपुट सेम मैच हो, मतलब आपको हमेशा अपने आउटपुट को इनपुट के इक्वल करना, मतलब इनपुट में जितना यूनिट रहेगा उतना ही आपके आउटपुट में होना चाहिए, अगर कुछ भी एक्सेस रहेगा तो उसमें से माइनस कर दो, एक्सेस नहीं शॉर्ट पड़ रहा है तो प्लस कर दो, तो मतलब एबनॉर्मल लॉस आपको प्लस करने की जरूरत है, मतलब 400 मैंने जब ऐड किया तभी तो 20,000 है, अगर वही एबनॉर्मल गेन रहेगा तो आपको माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस वाला करना रहेगा तो उसको ब्रैकेट में से हाईलाइट कर देना, वो ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग को इक्विवेलेंट यूनिट निकालना है तीनों का, तो इक्विवेलेंट यूनिट उसी का निकालते जिसका वैल्यू अपने आउटपुट में लिखा रहेगा, आउटपुट में,
तो देखो, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी का तो मैंने आउटपुट में कुछ नहीं लिखा, इसलिए यहाँ पे डैश 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 डैश। फ्रेश यूनिट इंट्रोड्यूस में भी नहीं है, तो इसने डैश 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 डैश। यूनिट कंप्लीटेड कितना लिख के दिए, 18,200। अब यूनिट तो इसका मेरे को इक्विवेलेंट यूनिट निकालना पड़ेगा। तो यूनिट कंप्लीटेड का मतलब होता है कि इसके अंदर मटेरियल, लेबर, ओवरहेड पूरा का पूरा यूज हो चुका है। तो इसलिए यहाँ पे आपको हमेशा क्या परसेंटेज कंसीडर करना, 100%। मतलब इसके बारे में आपको क्वेश्चन में कभी नहीं लिख के दिया रहेगा कि इसका कितना परसेंट है, तो आपको खुद से यहाँ पे क्या करना है, 100% लिखना। तो मटेरियल में 100 आएगा, लेबर में 100 आएगा, एंड ओवरहेड में 100 आएगा। तो 18,200 का 100% निकालूंगा तो सेम आएगा, 18,200, 18,200 एंड 18,200। ठीक है। फिर उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी 400 है, अब इसका भी निकालना है, तो इसका आपको डिग्री ऑफ कंप्लीशन लिख के दिया रहेगा। तो देखो, आपको एकदम नीचे लास्ट में लिख के दिए, द वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग बैलेंस डिग्री ऑफ कंप्लीशन, मटेरियल 100% यूज हुआ है, लेबर एंड ओवरहेड 50% यूज हुआ है। दिखाई दे रहा है? तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी आपका कितना परसेंटेज कंप्लीट हुआ है वही आपको हमेशा लेना। मतलब भले वो फीफो मेथड हो या वेटेज एवरेज मेथड हो, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी में आपको हमेशा परसेंटेज कितना कंप्लीट हुआ वो लेना है। तो लिख के दी कि मटेरियल 100%, तो इसलिए मटेरियल में 100% आएगा। लेबर में कितना परसेंट है, लेबर एंड ओवरहेड में 50% लिख के दी, इसलिए यहाँ पे 50 आएगा और यहाँ पे 50 आएगा। ठीक है। अब 400 का 100% निकालेंगे तो कितना आएगा, 400 आएगा। अब 400 का 50% निकालेंगे तो कितना आएगा, 200 आएगा। 200 आएगा। तो आपको ये परसेंटेज आउटपुट के ऊपर अप्लाई करना है, इसके ऊपर। ठीक है। तो ये हमने क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी निकाला। अब उसके बाद देखो, नॉर्मल लॉस, तो लॉस हो गया तो इसका तो कोई रोल ही नहीं, छोड़ दो। एबनॉर्मल लॉस में मतलब आपका वैल्यू इन यूनिट कम आ गया या तो ज़्यादा आ गया, ज़्यादा आएगा तो एबनॉर्मल गेन है, और लॉस हुआ तो एबनॉर्मल, मतलब आपका यूनिट कम आ गया, तो यहाँ पे आपके लिए एबनॉर्मल लॉस हो जाएगा। अब उसके बाद नंबर आता है एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस में आप, मैं इसको आपको डाइजेस्ट नहीं कर देना है। एबनॉर्मल लॉस में आपको ऐसा कंसिडर करना है कि मेरे यूनिट का लॉस हो गया, तो मतलब पूरा यूनिट बन गया तो सही ढंग से नहीं बना, खराब ढंग से बन गया, तो आपको यहाँ पे आपको 100% ही एज्यूम करना है। तो ये 100%, ये भी 100%, और ये भी 100%। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में आपको उसका परसेंटेज भी लिख के दिया रहता है। तो देखो यहाँ पे यूनिट जो स्क्रैप लिख के दिया है, वहाँ पे उसका परसेंटेज लिख के दिया रहता है, डिग्री ऑफ कंप्लीशन, कि उसके अंदर कितना मटेरियल, कितना परसेंट यूज हुआ, लेबर कितना परसेंट यूज हुआ, ओवरहेड परसेंट कितना, ऐसा तो कुछ भी नहीं लिख के दिया। क्वेश्चन अगर पढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा वहाँ पे कुछ भी नहीं। तो आपको एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन के केस में आपको जो परसेंटेज लेना है, कितना लेना है, 100%। मतलब हम लोग ऐसा समझे कि हमने इनपुट यूनिट बना लिया और वो खराब क्वालिटी का बन गया, समझो सही नहीं बना, लॉस हो गया बस। तो 400 का 100% निकालूंगा तो 400 आ जाएगा, ये भी 400 आ जाएगा, और ये भी 400 आ जाएगा। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अकाउंट को क्लोज करेंगे। अकाउंट को क्लोज मतलब स्टेटमेंट को क्लोज करेंगे। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इक्वलेंट यूनिट का करने का। तो अभी ऐड करेंगे तो 18, तो ये हो जाएगा 19,000। ये कितना हो जाएगा, 400, तो 18,800, और ये भी आ जाएगा 18,800। ठीक है। तो इस तरह हमने स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट पता लगा लिया। चलो, अब हम लोग दूसरा स्टेटमेंट बनाते हैं। तो दूसरा हमारा स्टेटमेंट है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। तो यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर लिखा, यहाँ पे मैं लिखूंगा पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आएगा मटेरियल, यहाँ पे आएगा लेबर, और यहाँ पे आएगा ओवरहेड्स। ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट आपको किसी को इग्नोर नहीं करना। फीफो मेथड में कैसा होता था कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी का जो कॉस्ट होता था उसको हम लोग यहाँ पे इग्नोर करते थे, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड था, इसमें कुछ कंसिडर करना होता था कुछ नहीं। लेकिन वेटेज एवरेज मेथड में आपको सबको साथ में लेके हुए चलना।
तो जितना भी ओपनिंग का भी जो कॉस्ट रहेगा वो भी लेना है, और इस प्रोसेस में जो लगने वाला खर्चा आपको वो भी लेना है। तो सारे के सारे कॉस्ट को यहाँ पे आपको कंसिडर करना है। तो पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP। तो कॉस्ट देखो, तो मटेरियल आपको कितना लिख के दिए, तो आपको देखो 4800 मटेरियल आपको नजर आता रहेगा, टॉप पे लिख के दिए, तो मटेरियल 4800, लेबर 3200 हो गया, एंड ओवरहेड 6400। ठीक है, फिर कॉस्ट इनकर ड्यूरिंग द प्रोसेस, कॉस्ट ड्यूरिंग द पीरियड। तो इस पीरियड का कॉस्ट मुझे क्या लिख के दिया है, तो देखो आपको मटेरियल नजर आता रहेगा 1,86,200, एंड लेबर देखो 72,000 नजर आता रहेगा, और ओवरहेड देखो आपको 1,06,400 नजर आता है। ठीक है, अब एक साथ ही इसके अंदर माइनस करते हैं, अभी टोटल नहीं करते। फिर इसमें से एक चीज माइनस करनी पड़ती है, माइनस नॉर्मल लॉस। मटेरियल में से, सिर्फ मटेरियल में से माइनस होता है। तो नॉर्मल लॉस क्या इस क्वेश्चन में है? हाँ है। तो देखो, तो 20,000 का 5% निकाला तो कितना लॉस हुआ था, मेरा आउटपुट 1,000। 1,000 को जो लॉस हो इसको हम लोग भंगर वाले को बेचने वाले, तो भंगर वाला कितना पैसा देगा, तो उसका डेटा आपको टेबल के नीचे लिख के दिया। देखा था, नॉर्मल लॉस इन प्रोसेस इज अ 5% ऑफ टोटल इनपुट। तो आपके टोटल इनपुट का 5%, तो वो तो मैंने निकाल लिया। एंड नॉर्मल स्क्रैप्ड यूनिट फैच ₹1 ईच लिख के दिया है, तो ₹1 आपका वैल्यू लिख के दी, तो यहाँ पे लिख दिया, तो ये आ जाएगा 1,000। तो इसमें से माइनस कर, बस आपका फाइनल आंसर है। अब फाइनल आंसर कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो इसमें इसको ऐड करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये आता है 1,90,000। इन दोनों को ऐड करूंगा तो 75,200 आएगा, इसको ऐड करूंगा तो 1,10,800 आता है। सॉरी 75 टू सॉरी 6,000, तो 1,12,800। ठीक है, ये लिख दिया। अब उसके बाद फोर्थ नंबर पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इक्विवेलेंट यूनिट। तो मटेरियल का इक्विवेलेंट यूनिट कितना लिख के दिया, 19,000, तो यहाँ पे 19,000 आएगा। लेबर का कितना लिख के दिए, 18,800, तो यहाँ पे 18,800 आएगा। इसका भी 18,800 रुपये 800। बस इसको इससे डिवाइड कर देंगे, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। तो आ जाएगा कॉस्ट पर यूनिट। तो कैसे करेंगे, 3/4 करेंगे। तो इसमें इसको इससे डिवाइड अगर करूँगा तो पहले वाले का आंसर कितना आता है, ये तो 10 आ जाएगा, ये तो बेसिक है। इसको इससे डिवाइड करूँगा तो 4 आता है, और उसको इससे डिवाइड करूँगा तो 6 आएगा। अब तीनों को प्लस करके यहाँ पे साइड में लिख देता, जरूरत पड़ेगा तो ये हो जाएगा 20 पर यूनिट। मतलब एक यूनिट को बनाने के लिए आपको ₹20 का खर्चा लगा। तो इस तरह मैंने आपको कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालते हैं ये सिखा दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर तीसरा स्टेटमेंट बनाएंगे, जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम लोग तीसरा यहाँ पे बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट, तो ये हो गया सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, इक्विवेलेंट यूनिट्स, कॉस्ट पर यूनिट, और ये हमारा रुपीस। ठीक है, अब इसमें आपको कैलकुलेशन कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लोगों ने इसमें कैलकुलेशन करने में दिक्कत होता है कि अब इसके अंदर क्या क्या कंसिडर करें क्या नहीं। तो आपको इस ट्रिक क्या बता रहा हूँ, देखो ये जो पहला स्टेटमेंट आपने बनाया उसमें देखो आपने किसका वैल्यू आउटपुट के सामने लिखा है, बस उसी का आपको कैलकुलेशन करके बताना है। तो पहला देखो यूनिट कंप्लीटेड को जो डेटा आपने इसको आउटपुट में लिखा, तो इसका पहले निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूनिट्स कंप्लीटेड। अब यूनिट कंप्लीटेड अगर देखेंगे ना, तो देखो मटेरियल में 18,200 है, यहाँ पे भी उतना है, यहाँ पे भी उतना है, तो तीनों आपको बार बार लिखने की जरूरत है नहीं, एक ही बार लिखो। तो 18,200 इक्विवेलेंट यूनिट। अब इसका कॉस्ट पर यूनिट चाहिए, तो यूनिट कंप्लीटेड का मतलब है कि मटेरियल पूरा मेरा बन के रेडी हो चुका है, तो इसका सॉरी मेरा जो यूनिट है पूरा बन के रेडी हो चुका था, इसका मतलब इसके अंदर मटेरियल का कॉस्ट भी लग गया, लेबर का कॉस्ट भी लग गया, ओवरहेड का, इसलिए यहाँ पे ओवरऑल कॉस्ट लेना है।
तो देखो मैंने यहाँ पे ओवरऑल ऐड करके लिखा ना 10 प्लस 4 प्लस 6 20, तो यहाँ पे 20 लिखेंगे बस। तो 18,200 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 3,64,000। ये हो गया फर्स्ट वाला यूनिट कंप्लीटेड। ठीक है। अब दूसरा देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी, इसका भी मैंने आउटपुट में लिखा है तो ये भी आ जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी, तो इसमें देखो यूनिट वेरी कर रहा है। देखो मटेरियल में 400 है, लेबर में 200 है, ओवरहेड में 200, तो इसलिए आपको तीनों का नाम लिख के आपको चलना पड़ेगा। तो मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। तो मटेरियल 400 है, लेबर 200 है एंड ओवरहेड 200 है। ठीक है। अब इसको कॉस्ट पर यूनिट चाहिए, तो मटेरियल का कॉस्ट पर यूनिट कितना है, 10 रुपीज, लेबर का 4 रुपीज और इसका 6 रुपीज। तो 400 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 4000 आएगा, 200 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 800 आएगा, 200 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1200 आ जाएगा। तो इस तरह हमने क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी निकाला। अब हम लोग लास्ट देखते हैं, फिर उसके बाद है नॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस का तो कुछ आता नहीं तो वो छोड़ दो। अब बचा क्या, एबनॉर्मल लॉस। तो देखो उसका भी डेटा अपने आउटपुट में लिखा है और सब में आपने लिखा है, तो वापस नेक्स्ट इसी के नीचे आएगा थर्ड नंबर पे, नॉर्मल लॉस। लिखा नॉर्मल लॉस, तो नॉर्मल लॉस का देखो यहाँ पे इक्विवेलेंट यूनिट सब कुछ सेम सेम है, इसलिए यहाँ पे एक ही बार आपको लिखना है 400। अब जब आपने सब में एक ही लिखा है तो फिर रेट भी फिर आपको एक ही लेना, तो सबको ऐड करके रेट क्या आता है 20, तो यहाँ पे 20, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8000 आता है। ठीक है, हो गया। तो इस तरह हमने स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट किया। अब हमारा लास्ट अकाउंट होगा प्रोसेस अकाउंट। बस ये आ गया तो वो तो आ ही जाएगा, तो मैं यहाँ पे करता हूँ, तो इसको मिटा देता हूँ। तो नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस। प्रोसेस का नाम क्या है, प्रोसेस क्यू ना, प्रोसेस ए। प्रोसेस ए अकाउंट सेम वही जो हम लोग टेबल बनाते हैं वो आपको फॉलो करना है। पर्टिकुलर्स, यूनिट, रुपीज, पर्टिकुलर्स, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अब इसमें सबसे पहला डेबिट में क्या आता है, जैसे बचपन में सीखा था कि ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आता है और क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में आता है। तो पहले मैं ओपनिंग स्टॉक लिख देता हूँ, टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी। अब इसी का क्लोजिंग यहाँ पे अपोजिट में थोड़ा नीचे लिखूंगा, बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक और डब्ल्यूआईपी का यूनिट देखो कितना लिख के दिया है, तो ओपनिंग स्टॉक यूनिट कितना है 500, तो 500 लिखा है। अब इसका रुपीज चाहिए, तो रुपीज मतलब उसका कॉस्ट, तो देखो आपको लिख के दिया क्वेश्चन के अंदर। मटेरियल का 500 यूनिट देखो नजर आता है, मटेरियल 4800, लेबर 3200, ओवर 6400, टोटल में लगे कितना होता है 14400। तो यहाँ पे आ जाएगा 14400। ठीक है। अब उसी के बाद क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी कर सकते हैं अपन। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी का यूनिट तो 400 है, तो 400 यहाँ पे लिखा है। अब इसका रुपीज चाहिए ना, तो इसका रुपीज ये टेबल से फॉलो करेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी का रुपीज देखो यहाँ पे 4800, 1200, तो ये सबको ऐड करेंगे तो 4000, 5000, 6000, तो टोटल इसका वैल्यू आता है 6000। तो आप लोग इस तरह जहन में फिट कर सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आएगा और क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में। ठीक है, फिर उसके बाद इनपुट आता है। मतलब जब भी हम लोग किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं तो इनपुट इंसर्ट करना पड़ता है। तो इनपुट मतलब न्यू मटेरियल हमने कितना इस प्रोसेस में लिखा है, तो इसका डेटा देखो फ्रेश यूनिट इंट्रोड्यूस नजर आ रहा है, ये यहाँ से आपको मिल
मतलब समझो कि ये दो जो डेटा है ये आपको डेबिट में लिखना है। ओपनिंग स्टॉक डब्ल्यू मैंने फाइल लिखा, उसका वैल्यू आपने यहाँ से लिख दिया। फिर फ्रेश यूनिट इंट्रोड्यूस आपने कितना लिखा है 19,500, तो मैं इनपुट में यहाँ पे 19,500 लिखूंगा। ठीक है, लेकिन इसमें जो रुपीस का पैसा लिखेंगे ना वो मटेरियल का पैसा लिखेंगे। तो जरा चेक करो कि मटेरियल का आपको वैल्यू कितना लिख के दिया। 1,86,200, लेबर इतना, तो चलो एक साथ इसको लिख देता हूँ मैं, तो आपको अलग अलग करने की जरूरत ही नहीं। नहीं सर ऐसा मत करो, चलो ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ 1,86,200। अब जितना भी खर्चा वो लिख देंगे, तो खर्चे क्या क्या है इसके अंदर, डायरेक्ट लेबर है एंड ओवरहेड्स है, तो आपको सीधा उसका रुपीज में वैल्यू लिखना है। तो डायरेक्ट लेबर आपको कितना लिख के दिया है 72,000, और ओवरहेड कितना लिख के दिया अपन को 1,06,440। ठीक है, लिख दिया। अब उसके बाद क्या आएगा, फिर खर्चे हो गए, मतलब ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आ गया, खर्चे जितने रहेंगे वो डेबिट में आ जाएंगे। फिर उसके बाद एबनॉर्मल अगर गेन होगा तो वो भी डेबिट में आएगा, तो वो तो क्वेश्चन में है ही नहीं, इसलिए वो नहीं। ठीक है, तो समझो कि आपको शॉर्टकट ऐसा याद रख सकते सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ याद नहीं होता, तो पहली टेबल को फॉलो करो बस। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू और फ्रेश यूनिट इंट्रोड्यूस ये डेबिट में आ जाएगा, फिर बाकी जितने भी खर्चे रहेंगे वो डेबिट में आएगा। अब ये जो यूनिट कंप्लीटेड वाला है ये क्रेडिट में आएगा, तो मैं यहाँ पे टॉप पे लिखता हूँ बाय यूनिट्स कंप्लीटेड। तो कितना यूनिट हमने कंप्लीट किया 18,200, तो वो यूनिट यहाँ पे लिख दी 18,200, ये यूनिट लिखा। अब इसका रेट यहाँ से फॉलो करो, तो 18,200 का रेट यहाँ पे देखो कितना लिख के दिया 3,64,000, तो 3,64,000 यहाँ पे लिख दिया। लेकिन अगर वही फीफो अगर मेथड होता ना तो मैं इसको ब्लैंक कर देता, मतलब यूनिट लिखता पर इसका रुपीज में नहीं लिखता, तो मैं क्या करता बैलेंसिंग फिगर करे इसका वैल्यू फाइंड आउट करता था। बट अभी तो फीफो मेथड नहीं करे, हम लोग वेटेज एवरेज मेथड सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए जो जैसा उसको वैसा लिखो, आपको इसमें कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू उसका तो मैंने वैल्यूएशन कर लिया, तो मतलब ये भी समझो क्रेडिट में आएगा, ये भी क्रेडिट में जाएगा। आउटपुट वाला नॉर्मल लॉस, हाँ ये भी आएगा यहाँ पे, तो नॉर्मल लॉस क्रेडिट में पहला वो लिखना चाहिए था, चलो ठीक है कुछ भी लिख सकते हैं। तो नॉर्मल लॉस कितना 1,000 लिखना, और भंगार वाले को पीछे, तो भंगार वाला कितना पैसा देते भाई रुपीज, तो 1,000 ही आने वाला, 1 रुपया मिलने वाला था ना, 1,000 इंटू 1 करूंगा तो 1 रुपीज ही आएगा, तो 1,000। फिर इसके बाद में ये भी क्रेडिट में आएगा, एबनॉर्मल लॉस वो भी क्रेडिट में आएगा, मतलब ये जितना भी सब क्रेडिट में आएगा, तो एबनॉर्मल लॉस भी इसके नीचे आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय एबनॉर्मल लॉस, 400 है तो 400 लिख दिया। अब उसका रेट चाहिए तो ये यहाँ से फॉलो करो 8,000, बस, और कुछ इसके अंदर नहीं। मैंने यहाँ पे अलग वे में आपको बताया, अगर आपको माइंड सेट अगर पहले वाले टाइप के सम का हो गया तो ठीक है। तो पहला आता है ओपनिंग स्टॉक, फिर आता है इनपुट, फिर आता है डायरेक्ट जितने भी खर्चे रहेंगे, फिर आता है एबनॉर्मल गेन, ये 4 आइटम आपको डेबिट में लिखना, और फिर वही क्रेडिट में आपको 4 आइटम लिखना। तो पहला आएगा नॉर्मल लॉस, फिर आएगा एबनॉर्मल लॉस, फिर आएगा यूनिट कंप्लीटेड, फिर आएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू। तो ये 4 आइटम क्रेडिट में आता है। अगर वो जहन में फिट नहीं है तो आप लोग ऐसा फॉलो कर रहे हैं इस टेबल को, कि पहला जो 2 आइटम है आपको हमेशा डेबिट में लिखने का, उसके बाद वाले जितनी भी आइटम रहेगा आपको उसको क्रेडिट में लिखने का, बस। अब उसको टोटल करो, ये ऑटोमेटिकली टैली हो जाएगा। तो इसको अगर मैं ऐड करूँ तो ये हो जाता है 20,000, और इसको अगर मैं ऐड करूँ तो ये भी हो जाएगा 20,000। अब इसके रुपीस को क्लोज करता हूँ तो 63,600 आता है, नहीं इतना कैसे है, दूसरा सम। तो टोटल करेंगे तो आता है 3,79,000, तो 3,79,000 यहाँ पे लिखा, 3,79,000 यहाँ पे लिखा, बस हो गया। और इस तरह हमने अपना प्रोसेस अकाउंट बनाया। इनमें सर कितना मगजमारी है, क्या क्या याद रखते हैं। तो अब तक तो शायद आप लोगों का माइंड सेट हो चुका रहेगा ऐसा, अगर आप लोग कंटिन्यूस वीडियो को अगर फॉलो करें तो धीरे धीरे आपका माइंड सेट हो चुका रहेगा। ठीक है,
आई होप आपको समझा। थैंक यू सो मच।